हम 1881 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? कमेंट करके बताएंगे मुझे। कारखाना अधिनियम, क्योंकि कारखाना में ही श्रम होता है, बाल श्रम भी होता है और नॉर्मल श्रम भी होता है। मतलब जो श्रमिक होते हैं मैक्सिमम लोग कारखाना में काम करते हैं, तो उनके लिए जो अधिनियम बनाया गया, अधिनियम का मतलब क्या होता है अगर आप समझना चाहेंगे, कानून बनाया गया। तो उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? कमेंट करके बताएंगे मुझे। और यह सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा, कारखाना अधिनियम 1881 के समय गवर्नर जनरल कौन थे, डायरेक्ट सवाल आएगा। आपको इसी पैटर्न में याद करना है, आप इसको अलग पैटर्न में याद मत करना, और मैं इसमें डिटेल दूंगा तो समझ आ जाएगा आप लोगों को, पर सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा। तो आप अपना कमेंट करके राय दीजिए, मैं पहले आपका आंसर चेक करता हूं, फिर इसमें डिटेल देता हूं। बेटा कोई है? एक दो बच्चे ही कमेंट कर पा रहे हैं कि आपको इसके आंसर नहीं पता है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपिन। जब कारखाना अधिनियम लाया गया 1881 के समय जनरल थे लॉर्ड रिपिन। अब डिटेल समझना बेटो, इसका उद्देश्य क्या था? इस नियम को कारखाने पे काम करने वाले लोगों के लिए अधिनियम लाया गया, कानून बनाया गया। उसका कारण क्या था? क्या कारण था? बाल श्रमिकों का संरक्षण और स्वास्थ्य सुरक्षा। एक्चुअल में उसमें बहुत बाल श्रमिक भी काम करते थे, बच्चे भी काम करते थे, है ना, बच्चे भी काम करते थे। तो उनका संरक्षण कि छोटे बच्चे ना लिया जाए और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा, समझ रहे हो ना, ये उद्देश्य है। उद्देश्य भी पूछ सकता है, इसका डिटेल अब समझना। यह ब्रिटिश काल में निर्मित प्रथम श्रम कानून था। देखो बेटे सवाल बन सकता है ना कि पहला श्रम कानून किस, मतलब जो बना उसका नाम क्या था, जिसे भारतीयों के हित समर्थक लोकप्रिय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपिन के निर्देशन में लागू किया गया पूरे भारत में। क्योंकि भारत में लागू किया गया, ठीक है, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटिश काल में, मतलब उस समय भारत में इंग्लैंड का राज था, ब्रिटिशों का राज था। लॉर्ड रिपिन द्वारा औद्योगिकी क्षेत्र में कार्यरत श्रम बल की दशा में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस बात को याद रखना बच्चों, यह ब्रिटिश काल के समय प्रथम श्रम कानून था। उद्देश्य भी याद रखिए कि छोटे छोटे बाल श्रमिकों का संरक्षण और स्वास्थ्य की सुरक्षा, और जो डिटेल दिया हूं वो भी याद रखिए बच्चों। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, उसका उद्देश्य क्या था, और हल्का सा डिटेल ले लेंगे ना, इससे बाहर सवाल नहीं पूछेगा कि नया टॉपिक है, पहली बार ऐड हुआ है, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, प्रावधान प्रावधान प्रावधान, इसके प्रावधान देख लीजिए। ये जो कानून बना उसमें कौन कौन से प्रावधान दिए गए, उन प्रावधानों को समझिए। यह श्रम कानून उन कारखाना क्षेत्रों में लागू हुआ जिसमें श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 हो। इसको लागू करने के लिए आपके कारखाने में कम से कम 100 लोग काम कर रहे हो। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। 7 साल से छोटे बच्चों पर कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। 7 से 12 वर्ष के बालकों के लिए कार्य करने के लिए टाइमिंग दिया गया, 9 घंटा दिया गया कि आप इसे 9 घंटे में करेंगे, है ना। और 7 से 12 वर्ष की आयु के बालकों को प्रतिदिन 1 घंटा विश्राम और महीने में 4 दिन की छुट्टी निर्धारित की गई। प्रावधान भी याद रखना है आपको कि उसमें प्रावधान क्या थे। भाई नियम बने तो नियम में प्रावधान क्या थे। अब एग्जाम लेने वाला या तो डायरेक्ट प्रावधान से सवाल पूछेगा, या तो डायरेक्ट उद्देश्य से पूछ देगा, या तो उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे ये पूछ सकता है। क्योंकि कारखाना जब भारत का विकास हो रहा था ना, पहले भारत को क्या था भाई, उसकी आजादी कहां हुई? तो 1947 में हुआ, तब भी बहुत सारे नियम फॉलो किए गए थे। उस समय ब्रिटिश काल था, इस बात को याद रखना, ठीक है, इस चीज को याद रखना बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम 1891 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए समय समय पे कारखाना के नियम कानून बदले गए। मैक्सिमम काम कारखानों में होता था। भाई प्लांट समझते हो ना, प्लांट कारखाने, सूती बनाना, कपड़ा बनाना, लोहा बनाना, कोयला उद्योग, पावर प्लांट उद्योग, कारखाने है ना, उस पर नियम लाए गए और वो बदला 1891 में। उस समय इस गवर्नर जनरल कौन थे? कमेंट करके बताएंगे मुझे। चलो कमेंट करेंगे, कारखाना अधिनियम 1851 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? आपने पढ़ा है, अगर आप जानते हो तो कमेंट करो, वरना कोई बात नहीं, हम इसको आगे समझा देंगे बच्चों। जानते हो? कोई जानता है इस पे? अगर कभी पढ़ा है या कभी सुना है, जानते हो तो कमेंट करके बताओ उस समय कौन थे गवर्नर जनरल। हाँ, मेरे हिसाब से 1-2 लोगों ने जवाब देना सही दिया है। गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन थे। देखिए याद रखना 1891 की बात हो रही है, उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन थे। सबसे इंपॉर्टेंट इसका उद्देश्य वही था। इसका भी अगर उद्देश्य देखेंगे ना, इसका भी उद्देश्य सेम था कि बाल श्रमिकों का संरक्षण। क्या था? बाल श्रमिकों का संरक्षण करना, छोटे छोटे बच्चों का संरक्षण करना, ठीक है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। अब इसमें जाते प्रावधान पे। ये प्रावधान तो पढ़ना है बच्चा, कारखाना अधिनियम में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रावधान, क्योंकि प्रावधानों से सवाल आएगा। देखिए पहला प्रावधान क्या है? बिल्कुल 1891 के कानून का पहला प्रावधान यह है, यह कानून उन कारखाना क्षेत्रों में लागू किया गया जिसमें श्रमिकों की संख्या कम से कम 50 हो। उसमें 100 था, इसमें 50 कर दिया गया। 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने में प्रतिबंध था काम करने के लिए, उसमें 7 था, इसमें 9 कर दिया। 9 से 19 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को 7 घंटे का कार्य टाइम दिया गया, वर्किंग टाइम दिया गया 7 घंटे, उसमें 9 घंटे था।
महिलाओं के लिए रात्रि में 8 बजे के पश्चात काम करने पर रोक लगाई गई और महिलाओं की कार्य अवधि को 11 घंटा किया गया। ये प्रावधान को देख के ही पूछेगा सवाल करने वाला प्रावधान से ही सवाल पूछेगा। तो आप प्रावधान को पढ़ के जाना कि अधिनियम बना तो क्यों बना, उसमें नियम क्या है और कानून क्या है। वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना आपको, तो आप प्रावधान को रीडिंग कर लेना, ठीक है। उद्देश्य वही था, बाल श्रमिकों का संरक्षण और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा। इस बात को याद रखना बच्चों, स्वास्थ्य की सुरक्षा, ये दोनों टर्म्स, दोनों अधिनियम आपको याद होने चाहिए। अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो प्रावधान पढ़ के जाना, दोनों के प्रावधान अलग अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम 1911 के समय कौन गवर्नर जनरल था? कमेंट करके बताइए बच्चों, कौन था 1911 के समय, कौन गवर्नर जनरल था? देखिए समय के साथ नियम बदलते गए, समय के साथ, 2 मिनट, नियम, समय के साथ नियम बदलते गए, फिर कारखाना अधिनियम आया 1911। बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करके बताइए बच्चों। आपने पढ़ा है, अगर आपने इतना भी तैयारी किया है, आप इस क्वेश्चन की जवाब दे सकते हो। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? कारखाना अधिनियम 1911 के समय गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल लॉर्ड हार्डिंग इज द करेक्ट आंसर बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है ये। एकदम आराम से पढ़ना है हमको एग्जाम पास करना है, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना। इसके बारे में समझा रहा हूं, इसके प्रावधान को समझा रहा हूं। कारखाना अधिनियम, फिर से सुनेंगे, कारखाना अधिनियम, अधिनियम मतलब नियम, नियम मतलब कानून, कारखानाओं के लिए कानून बनाया गया 1911 में। उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। इनका उद्देश्य था वयस्क श्रमिकों का हितों का संरक्षण। ये बाल नहीं, वयस्क, उस समय वयस्क 18 वर्ष माना जाता था, अभी भी माना जाता है ना। वयस्क श्रमिकों का हितों का संरक्षण सबसे मेन पॉइंट है इनके प्रावधान। भाई ये कारखाना अधिनियम 1891 का संशोधित प्रारूप है, बिल्कुल अपडेट होकर आया है। 1891 का जो कानून बना था वो अपडेट होकर आया है। पुरुषों के लिए कार्य करने की अवधि 12 घंटे प्रतिदिन निश्चित की गई है। देखिए अभी के समय काम 8 घंटे में होता है, उस समय 12 घंटे था 1911 में। और कम आयु वाले बालकों को रात्रि पे काम करने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। रात में ना औरत काम करेगी ना बच्चे काम करेंगे 8 बजे के बाद से। तो आप अगर सवाल पे जाएंगे, एग्जाम पे बैठने जाएंगे ना, ये इन जगहों से सवाल पूछे जाएंगे, या तो उद्देश्य पूछ देगा, या तो गवर्नर जनरल पूछ देगा, या तो प्रावधान, इसके बाहर नहीं जाएगा वो क्वेश्चन। तो सारे बच्चे इसको अच्छे से समझ के फोकस से याद रखिए, ये नियम है, यहां से गलत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम 1922 के समय कौन गवर्नर जनरल था? जवाब दीजिए कमेंट करके, इससे बाहर नहीं आएगा, कमेंट करके बताइए बच्चों। आपके पास क्लू भी है, जवाब दीजिए। कारखाना अधिनियम 1922 के समय कौन गवर्नर जनरल था? कमेंट करके बताएंगे मुझे, सारे के सारे बच्चे जवाब देंगे। इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग, याद रखिए। और एक तरीका और भी है, देखिए सब में डेट दिया हुआ है, इसका भी डेट आता है, यहां पे डेट लिखा नहीं है, 1922 लिखना था, ठीक है। एग्जाम में पकड़ने का यह भी तरीका है कि आप डेट से भी पकड़ सकते हो, अधिनियम के डेट से भी आप क्वेश्चन पकड़ सकते हो। तो आपको समझ आ गया कि गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। अब डिटेल समझेंगे, आराम से समझा बच्चों। कारखाना अधिनियम 1922, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रीडिंग। इसका उद्देश्य था श्रमिकों के हितों का संरक्षण। कुल मिला के बाल श्रमिक, वयस्क श्रमिक या श्रमिकों के हित, उनको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए, उनको जो लाभ मिलना चाहिए, उनको जो काम में होने वाले हर चीजों को मिलना चाहिए, उसी के बारे में अधिनियम बदलते गए। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में सवाल उसके प्रावधान से पूछेगा बच्चों। प्रावधान क्या है? यह श्रम कानून उन कारखाना क्षेत्रों पर लागू था जिसमें श्रमिकों की संख्या कम से कम 20 हो। धीरे धीरे 100 से 50, 50 से 20 आ गया। कारखानों में कार्य करने वाले बच्चे अब 12 से 15 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। मतलब अब एक आयु डिसाइड कर दिया गया कि आप 12 से 15 वर्ष के बच्चों को ही लेंगे। अगर आपको लेना होगा 15 से उस पर ले सकते हो, पर मिनिमम आयु 12 वर्ष निर्धारित किया गया। इन आयु वर्ग के बच्चों की अवधि प्रतिदिन 6 घंटा रखी गई। बच्चों की, वयस्कों की 12 घंटे ही थी, इस बात को याद रखना। इन प्रावधानों से एग्जाम में सवाल पूछेगा स्टूडेंट, और आपको आराम से बनाना है, समझ के बनाना है, आगे पीछे ना जाइए। सबके प्रावधान जरूर पढ़े, हर प्रावधान में चेंज हुआ। पहले कारखानों में 100 श्रमिक थे स्टार्टिंग में, फिर 50 हुए, अब 20 हो गए, है ना। फिर महिलाओं को प्रावधान दिया गया, यहां बच्चों को प्रावधान दिया जा रहा है, एज डिसाइड किया जा रहा है। इन्हीं एज वाइज क्वेश्चन को दिया जाएगा और आपको पढ़ के निकालना है स्टूडेंट, है ना। इन क्वेश्चन को प्रॉपरली समझिए कि एक्चुअल में क्या हुआ, कारखाना कानून बना तो हुआ क्या, कौन कौन से क्राइटेरिया लाए गए, इस बातों को समझना है। खासकर जो मैं हाईलाइट पॉइंट किया वो आपको देखना है, ठीक है। अगले सवाल में आते हैं। कारखाना अधिनियम 1934 के समय कौन गवर्नर जनरल था? चलिए, अगर
आपके पास सन नहीं दिया जाएगा तब आप कैसे पकड़ोगे? कमेंट करके बताइए बच्चों, जवाब दीजिए कमेंट करके, जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? कारखाना अधिनियम 1934 के समय कौन गवर्नर जनरल था? आपका एग्जाम पैटर्न सवाल है, एग्जाम में एज इट इज पैटर्न वाइज सवाल आएगा। अब कोई बच्चा जवाब देगा इसका? हाँ, कोई भी अगर आपने पढ़ा होगा तो कमेंट जरूर करे, और जो भी सेशन देखता है ना, और जो भी हमको समझता है वो अच्छे से जवाब दे। और कुछ बच्चों ने जवाब देना भी चालू कर दिया है, और सही आंसर के साथ अगर हम जाते हैं, जो कि सही आंसर है गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन इज द करेक्ट आंसर। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन इज द करेक्ट आंसर। शाबाश बच्चों, ये याद हो गया। एक सवाल ऐसे बन के आ सकता है। अब इसके बारे में समझेंगे। इसका उद्देश्य सबका ही सेम उद्देश्य था, श्रमिकों के हितों का संरक्षण। भाई श्रमिक जो वहां पे काम करते हैं उनके हित, उनको मजदूरी समय से मिलना चाहिए, स्वास्थ्य सुरक्षा मिलना चाहिए, बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, यही तो हित होते हैं ना। अब इस पर डिटेल दे रहा हूं, समझेंगे। भारत में पहली बार मौसमी कारखाना व नियमित कार्यरत कारखानों के मध्य अंतर स्थापित किया गया। मौसमी कारखाना समझेंगे बेटा, छाता बनाने वाली कंपनी, छाता बनाने वाली कंपनी वो मौसम को देख के ही काम करती है। बरसात में छाते की जरूरत पड़ेगी, वो छाता बनाती है। ये मौसमी कारखाने होते हैं, ठीक है भाई। आप छाते का इस्तेमाल मैक्सिमम तब करोगे जब भारत में पानी गिरेगा, वो मौसमी कारखाने। और ऐसी कंपनी जो 24 घंटा 12 महीना चलती है, जैसे कि दूध की फैक्ट्री हो गई, जैसे कि पावर प्लांट हो गए, ये तो 12 महीने चलते हैं ना, इस पर डिपेंड नहीं करता मौसम का। इसमें अंतर ला दिया गया। साथ ही साथ श्रमिकों के आराम हेतु पृथक स्थल चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के मापदंड बनाए गए कि श्रमिक काम करके अगर 1 घंटा उसको टाइम मिला है लंच टाइम, और वो रेस्ट करना चाहता है उसके लिए, और उनकी मेडिकल फैसिलिटी कि उनको कुछ चोट लग गया, प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए एक नियम लाया गया। तब इस हित के लिए इस कानून को बनाया गया। वयस्क श्रमिकों की कार्य अवधि को 11 घंटे प्रतिदिन निर्धारित किया गया। अब तक 12 घंटे था, 1 घंटे कम किया गया जो एडल्ट थे। अल्पवयस्क बच्चों की श्रमिकों के लिए अवधि 5 घंटे कर दी गई। समझ आया आपको? जो 12 से 15 वर्ष के बच्चे थे 6 घंटे काम कर रहे थे, उसका 1 घंटा और कम कर दिया गया। नियमित रूप से कार्य करने वाले उद्योग और कारखाने में श्रमिकों को 10 घंटे प्रतिदिन निश्चित कार्य करने का मापदंड दिया गया। तो नियम बदलते बदलते अभी 8 घंटे का नियम आया है कि नियमित कर्मचारी 8 घंटा काम करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट में हो प्राइवेट में हो। ये नियम बदले हैं, इन सभी नियमों को आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला सवाल लेके चलता हूं। 1946 अब भारत आजाद होने की स्थिति में आ गया था। कारखाना संशोधन अधिनियम के समय गवर्नर जनरल कौन थे? अब चीजें बदल गई ना, अब ब्रिटिश कानून समाप्त हो गया था, भारत आजाद होने वाला था। उस समय एक कारखाना संशोधन अधिनियम लाया गया। कौन थे गवर्नर जनरल? कमेंट करके बताइए मुझे प्यारे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके जवाब देंगे आप लोग। चलिए बताइए बच्चा, क्या होगा आंसर? कमेंट करके मुझे सारे के सारे बच्चे बताएंगे। हाँ, और कुछ बच्चों की तैयारी अद्भुत है, अद्भुत। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। सही नाम है लॉर्ड वेवल, वेवेल। वेरी गुड। नो नो नो, नॉट ए, सी, लॉर्ड वेवेल, है ना। उस समय के गवर्नर जनरल थे जब भारत आजाद होने की स्थिति में था। अब समझेंगे इसके बारे में। 1946 कारखाना अधिनियम, कारखाना संशोधन अधिनियम, लॉर्ड वेवेल थे। श्रमिकों का हित का संरक्षण, वही चीज बार बार आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रावधान। प्रावधान में क्या है, प्यार समझना। 1946 में नियमित कारखानों में श्रमिकों को कार्य करने की अवधि 9 घंटे कर दी गई। आज के डेट पे 8 घंटे काम करते हैं लोग, उसको कर दी गई 9 घंटे। 9 घंटे ही आप काम करोगे नियमित कर्मचारी को। मौसमी कारखाने में श्रमिकों की अवधि है 10 घंटे। मौसमी कारखाना समझाया ना, जो छाता बनाती है। भाई मौसम में छाता मौसम में बिकेगा, बरसात के मौसम में, ठीक है। और 2 से अधिक श्रमिकों वाली, मतलब 2 से अधिक श्रमिकों जनसंख्या वाले कारखाने में कैंटीन सुविधा उपलब्ध कराई गई। या जिस कारखाने में 2 से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए खाने पीने के लिए कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो आपको समझना है बच्चों के एग्जाम लेने वाला क्या पूछेगा। या तो उसका पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि 1946 कारखाना संशोधन अधिनियम के समय गवर्नर जनरल कौन थे? आपको पता चल गया लॉर्ड वेवेल। अगर वो आगे गया और वो प्रावधान दे दिया, इनके कौन कौन से प्रावधान थे, तो आपको पता होना चाहिए जो रेगुलर कर्मचारी है उनका टाइमिंग 9 घंटा किया गया। जो मौसमी कारखाने के कर्मचारी है उसके टाइमिंग को 10 घंटा किया गया। और 2 से अधिक कैपेसिटी वाले लोग मतलब कारखाना है, वहां पे कैंटीन की सुविधा दी गई। इससे ज्यादा वो सवाल को पिक नहीं कर सकता, लिमिटेड यहां पे ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अच्छा यहां पे देखिए, ये वाला जो पॉइंट समझा रहा हूं ना, समझना कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कारखाना अधिनियम था 1948 का। ये पॉइंट समझना बच्चों, डायरेक्ट सवाल आएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया? 1948। देखिए मैं सवालों को लिया हूं ना,
देखिए 1948 मतलब 1947 में हम आजाद हो गए थे। इसके बाद क्या हुआ, स्वतंत्र भारत ने प्रथम कारखाना अधिनियम का उद्देश्य था श्रमिकों की कार्य दशा में सुधार, स्वास्थ्य व सुरक्षा कल्याण, महिला बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करना। जो ब्रिटिश काल में हो रहा था वो इस समय भी हुआ, पर अब भारत आजाद हो गया था, पूरी कंपनियां भारत सरकार के अंदर आ गई थी, ब्रिटिश शासन जा चुका था, तो कोशिश किया गया कि सबको समान अवसर दिया जाए। अच्छा, कार्य अवधि में वयस्कों को, एडल्ट को एक सप्ताह में 48 घंटे निर्धारित की गई। एक सप्ताह में 6 दिन काम करता है, 48 मतलब अब आ गया नियम 8 घंटे काम करने का, समझना बच्चों। और साप्ताहिक अवकाश लागू किया गया। जो संडे आपको छुट्टी मिलती है ना, जो प्लांट में काम करते हैं, उसको निर्धारित किया गया था 1948 नियम के तहत। और कारखाने में स्वास्थ्य दशा, अगर आप काम कर रहे हो, पर्याप्त रोशनी, हवा, स्वास्थ्यप्रद वातावरण, साफ सफाई, पानी, चिकित्सा, कैंटीन, ये सब उपलब्ध कराने के नए मापदंड लाए गए। तो याद रखिए, जो पहला स्वतंत्र अधिनियम था वो था 1948 में। तो आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में, उसमें चेंजेस क्या है भाई। अब काम चेंज हो गया, भारत आजाद होते काम को कर दिया गया 8 घंटा, एक सप्ताह में 8 घंटा, संडे को छुट्टी, है ना, मतलब अलग अलग छुट्टियां होती है, हम संडे मान के चलते हैं, ठीक है। और सब कुछ दिया जाएगा फैसिलिटी में, इसको, इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। देखिए, इसमें सुरक्षा और दंड दोनों के प्रावधान है। अगर कोई औद्योगिक कार्यस्थल पे मशीनों की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि श्रमिकों को कोई भी आपात स्थिति ना बने और उनकी बड़ी दुर्घटना होने पे सुरक्षा के नियम वहां पे लागू हो, वहां पे उनकी सुरक्षा के लिए सेफ्टी प्रिकॉशन जारी किया गया और दंड का प्रावधान रखा गया। कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों को ना मानने वाले, उल्लंघन करने वाले को 1 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना जैसे प्रावधान बना गए। जैसे ही भारत आजाद हुआ नियम बदल गए। तो ये सारे नियम आपको याद करना है स्टूडेंट, ठीक है। अगला, औद्योगिक विवाद को सुलह व कार्यवाही किस अधिनियम के तहत की जाती है। औद्योगिक विवाद मतलब समझ रहे हो ना, उद्योगों के विवाद को सुलझाने के लिए किस अधिनियम के तहत वहां पे कार्यवाही की जाती है। जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए बच्चों। ये सवाल डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसमें डिटेल भी दूंगा मैं आपको ना। ये सवाल डायरेक्ट पूछे जाएंगे, बताइए इसका क्या होगा। उद्योग में विवाद हो गया है, बिजनेस में विवाद हो गया है, उसको सुलह कराने के लिए कौन से अधिनियम लागू किए गए। आराम से बताइए मुझे कमेंट करके, जवाब दीजिए मुझे प्यारे बच्चों, कौन से अधिनियम लागू किए गए, कमेंट करके बताएंगे मुझे। कोई है जो उसको पढ़ा होगा, कोई पढ़ा है, देखिए आराम से जवाब दीजिए। कोई पढ़ा है इस नियम को? देखो उसका सही आंसर है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 धारा 10A। 1947 तो क्लियर हो गया है, भारत आजाद हो गया करके। ये नियम आप नहीं भूलना। इसी नियम के समय, जो समय मतलब तहत औद्योगिक विवादों को सुलझाया जाता है। समझेंगे होता क्या है ये औद्योगिक विवाद में सुलह की कार्यवाही। औद्योगिक विवाद को की दशा में सुलह अधिकारी जो इसको वो करेगा, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10(1) के अंतर्गत औद्योगिक विवाद पर हस्तगत करके सुलह की कार्यवाही करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इस अधिनियम की धारा, किस धारा के तहत सुलह की जाएगी, मतलब समझाया जाएगा कि विवाद ना करो करके, अधिकारी आएंगे समझाएंगे। पर आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा 1947 धारा 10(1), इसके असफल होने के कारण विवाद को श्रम न्यायालय में भेजा जाता है कि आप वहां जाके कंप्लेन कर दीजिए लेबर कोर्ट में और जाके अपने विवाद को ठीक करवा लीजिए या न्याय ले लीजिए, ठीक है। इस बात को समझना। पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है किस अधिनियम के तहत इसको सुलह कराया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अच्छा समझेंगे, इसमें और भी डिटेल है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 की धारा 31 के अंतर्गत कोई भी नियोजक अथवा कर्मचारी, कोई भी प्रतिनिधि किसी औद्योगिक विषय में परिवर्तन के संबंध में कोई भी सूचना विवाद सुलह अधिकारी को दे सकता है। एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको समझा रहा हूं, इसका मतलब क्या। प्लांट में लोग काम कर रहे हैं, अब ऐसा कोई नियम आ गया कि जबरदस्ती ओवर टाइम कराया जा रहा है, ऐसा कोई समय आ गया कि पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कुछ कांड हो गया कि वहां पे काम कराया जा रहा है पर कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है, तब विवाद होता है प्लांट का मजदूरों से, तब हड़ताल होता है। उसी के बेस पे क्या होता है, सुलह अधिकारी नियुक्त किया जाता है, पर यह नियम के तहत होता है। अगर सुलह नहीं हुआ, ठीक है, सुलह ना होने की स्थिति पर उक्त अधिनियम की धारा 43(5) में इसे असफल घोषित करके विवाद को लेबर कोर्ट में भेज दिया जाता है। यह सुलह नहीं हो रही है, इस धारा के तहत इसे लेबर को ट्रांसफर किया जा रहा है। भाई क्या विवाद होगा, मजदूरों का कारखाने से विवाद क्या होगा, पेमेंट को लेके, काम को लेके, ओवर टाइम को लेके। ये विवाद अगर वहां पे हो रहा है, पहले ट्राई करेंगे कि वहां के अधिकारी इसको सेट कर ले। अगर सेट नहीं होते हैं तो इस नियम के तहत लेबर कोर्ट जाता है वो, ठीक है। चलिए, प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत महिला श्रमिकों को प्रसूति
काल में कितने सप्ताह का साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है? जवाब दीजिए कमेंट करके, जवाब दीजिए बच्चों। महिला श्रमिकों को प्रसूति काल में कितने सप्ताह का साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है? आप इतने सप्ताह मतलब बच्चे होने के बाद नहीं आओगे भी चलेगा। जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए बच्चों। प्रसूति हित लाभ में जवाब दीजिए, कमेंट करिए। वेरी गुड। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा स्टूडेंट, और आपको पता होना चाहिए कि बच्चे होने के समय कितने, मतलब बच्चे होने के बाद कितना, मतलब आपको छुट्टी दे सकता है। 12 सप्ताह की छुट्टी दे सकता है, 12 सप्ताह की छुट्टी दे सकता है। अगर 12 सप्ताह ना पूछा जाए तो मान के चलेंगे एक महीने में 4 सप्ताह होता है। यहां पे याद रखिए, एग्जामिनर वहां पे 3 महीने कर देगा तो आप वहां पे हड़ बनाना बिल्कुल नहीं। अगर 12 सप्ताह, एक सप्ताह में, इस चीज को याद रखना, अगर कुछ बदलाव आएगा ऑप्शन में वहां पे हड़ बनाना बिल्कुल नहीं, ठीक है। समझेंगे। समान श्रमिक अधिनियम 1976 लाया गया। प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 लाया गया। महिला श्रमिकों के हित के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान रखा गया, ठीक है। महिलाओं के लिए समान श्रमिक अधिनियम क्या है कि भैया पुरुषों को जो आप पेमेंट दे रहे हो सेम महिलाओं को भी दो ना भाई। पुरुषों को पेमेंट दे रहे हो तो सेम महिलाओं को भी दो। और अगर उनकी प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब बच्चा होने के बाद, उनको समय दो रिकवर के लिए। तो ये सब प्रावधान इन अधिनियम के तहत लाया गया 1976, 1961, ठीक है। समान श्रमिक हित संरक्षण हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम, मतलब वेतन, 1976 के अंतर्गत महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए पुरुषों के समान वेतन का अधिकार प्राप्त है। तो याद रखिए ये क्यों लाया गया, ताकि वहां के काम करने वाले महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। तो ये जो नियम लाया गया प्रसूति वाला, वो याद रखना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत महिला श्रमिकों को प्रसूति काल का कितना चिकित्सा बोनस दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। कमेंट करके बताइए उनको कितना बोनस दिया जाता है। कमेंट करके बताइए बच्चों, कितना बोनस दिया जाता है। चलिए जवाब दीजिए। आपने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, आप मिला लेना बाद में जाके। ये सवाल आएगा बच्चा, मिला लेना, कंफर्म मिला लेना, सवाल पूछा जाएगा ये। अब कौन इतना पढ़ा है, डायरेक्ट इतना क्वेश्चन तो करके जाना जो मैं करा रहा हूं अभी। वेरी गुड, वेरी गुड, सवाल। 2500 रुपए है, बिल्कुल दिया जाएगा 2500 रुपए। इसी के लिए सब नियम लाए गए कि महिलाओं को तो थोड़ी बहुत छूट मिलनी चाहिए। प्रेगनेंसी हो गया, आफ्टर प्रेगनेंसी हो गया, उनको ये सब दिया जाना चालू किया गया 1961 अधिनियम के तहत। समान वेतन का भी रखा गया कि भैया काम अगर समान करा रहे हो तो महिलाओं को पेमेंट भी समान रूप से दो, पुरुषों के बराबर, मेल फीमेल इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। ये डेटा है, याद रखना। बाल श्रमिक अधिनियम 1986 के अंतर्गत कितने आयु के बालकों का नियोजन पर प्रतिबंधित है, मतलब कार्य नियोजन पर प्रतिबंधित है? अभी ये सवाल किए हैं बच्चों, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बाल श्रमिक अधिनियम 1986, ये नहीं किए, ये सवाल नहीं किए, ये सवाल नहीं किए, कराऊंगा, इसका डिटेल दूंगा आपको मैं। पर बताइए अगर आपने पढ़ा है और ये आपने अनुच्छेद में पढ़ा है, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? कितने वर्ष के बच्चों को काम करना कारखाने में प्रतिबंध है, उसे बाल श्रमिक अपराध माना जाता है? सवाल ये पूछा है, जवाब दीजिए। ये सवाल पूछा गया बच्चा, जवाब दीजिए। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखाने में, और कारखाने छोड़िए, आप लोकल भी काम नहीं करा सकते। ये नियम लाया गया था अधिनियम 1986 के तहत। ये लॉ को लाया गया बच्चों कि आप नहीं करा सकते। इस लॉ में क्या है वो समझेंगे। ऐसे बालक और बालिका दोनों ना, मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, जो 14 वर्ष की आयु को पूर्ण नहीं किया है, मतलब वो 14 साल का नहीं हुआ है ना, के द्वारा पैसे अथवा वस्तु के बदले में कोई भी नियोजक मालिक अपना श्रम दे रहा हो तो उसे बाल श्रमिक कहलाता है। अगर कोई काम करा रहा है वो बाल श्रमिक कहलाएगा। 14 वर्ष की आयु अगर पूर्ण नहीं किया हो, बाल श्रमिक है ना। अधिनियम 1986 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का कहीं भी काम करना प्रतिबंधित है। ऐसा नहीं कि प्लांट की बात हो रही है, आप कहीं भी काम नहीं करा सकते आज भारत के डेट में, ठीक है। ये याद रखिए, 1986 के तहत है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 65 प्रक्रियाएं एवं 18 उपजीविकाओं में बाल श्रमिकों का नियोजन वर्जित किया गया है। नियम बनाया गया है 65 और 18 के तहत। इसी प्रकार कारखाना अधिनियम 1948, मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम 1961, बीड़ी सिगार कामगार अधिनियम 1966, छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत बाल श्रमिकों को आप काम नहीं करा सकते, ये पूर्णतः निषेध है। कई लोग ट्रक चला रहे हैं, वो मोटर यातायात में आ जाएगा। कई लोग कारखाना में काम कर रहे हैं तो कारखाना अधिनियम में आ जाएगा। कई लोग बीड़ी बनवा रहे हैं, सिगरेट बनवा रहे हैं, वो वहां पे आ जाएगा।
और छत्तीसगढ़ में कई लोग दुकानों पे काम करवाते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में, वो छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना अधिनियम के अंतर्गत आ जाएगा। अगर काम करते पकड़ा दिया गया तो जुर्माना है, याद रखना, ठीक है। औद्योगिकीय संबंध विषयक कानून के अंतर्गत कौन कौन सा अधिनियम आता है? उद्योग के संबंध में जो कानून बने हैं उनमें से कौन कौन सा अधिनियम में आता है, ये बताइए। ये सवाल पूछा गया बच्चों, जवाब दीजिए बच्चों। सीरियस क्लास है ये पढ़ लोगे, एग्जाम में कर लोगे। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन कर लोगे, एग्जाम पास कर दोगे, मेरी गारंटी है। ये सवाल डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा कि औद्योगिकीय सब्जेक्ट के लिए जो कानून बनाया गया वो कौन कौन से कानून थे? जवाब दीजिए। ये कर लोगे तो पास कर लोगे एग्जाम को। हाँ, ऑल है। औद्योगिकीय विवाद अधिनियम, अगर विवाद हो गया, अभी किए ना, विवाद करने की दशा में कौन आता है? सुलह अधिकारी। अगर ये भी नहीं करा पाएगा तो लेबर कोर्ट चला जा सकता है। छत्तीसगढ़ औद्योगिकीय संबंध अधिनियम 1966, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, औद्योगिकीय स्थानीय आदेश अधिनियम 1946 और छत्तीसगढ़ औद्योगिकीय नियोजन अधिनियम, ये सभी उद्योग के बिजनेस के लॉ है। याद रखना बच्चों, डायरेक्ट सवाल बना सकता है। और एक चीज समझा रहा हूं, इसमें बहुत सारे तरीके से सवाल बना सकता है, डेट पूछ सकता है, कौन कब कब लागू हुआ करके। इस बात को याद रखना, ठीक है। ठीक है, संविधानों के उपयुक्त प्रावधानों को अनुसरण करने के लिए श्रम कानून बनाया गया। भाई कानून बनाया गया तो उसका कोड भी है लेबर कोड। छत्तीसगढ़ के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण श्रम कानून एक सूची में निम्नानुसार है। इस सूची में उल्लेखित है कि छत्तीसगढ़ से आरंभ होते राज्य अधिनियम और शेष केंद्रीय अधिनियम को फॉलो करेगा। मतलब ये कानून बताता है कि छत्तीसगढ़ के नियम भी फॉलो करेगा और जो केंद्र के श्रम अधिनियम है उसको भी फॉलो करेगा, दोनों फॉलो करेगा। इस बात को याद रखना। मजदूरी संबंध कानून के अंतर्गत कौन कौन सा अधिनियम आता है? कमेंट करके बताइए। जवाब दीजिए बच्चों, मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं ताकि आप फंसो मत। एग्जाम में आएगा तो आप इसको आराम से बना सको, वहां रुको मत। जवाब दीजिए, मजदूरी संबंधित कानून के अंतर्गत कौन कौन सा अधिनियम आता है? कमेंट करके बताइए बच्चों। हाँ, ये तो समझ गए ना कौन कौन सा अधिनियम आता है, क्लियर है ना? बताइए मुझे कौन कौन सा अधिनियम आता है। बिल्कुल, डी ऑल। मजदूरी भुगतान अधिनियम, मतलब आपको वेतन स्टैंडर्ड देना पड़ेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, आप इससे कम पैसा नहीं दे सकते, उतना ही देना पड़ेगा वेजेस में। बोनस भुगतान अधिनियम, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो आपको बोनस भी देना पड़ेगा। ये सभी मजदूरी संबंधित कानून अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ये सारे बच्चे इस पॉइंट को याद करके चले, गलत कोई भी नहीं करेगा। चलिए जवाब देंगे। औद्योगिकीय स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित सामान्य कानून कौन कौन सा अधिनियम नहीं आता है? यह है आज का गेम चेंजर क्वेश्चन। औद्योगिकीय स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधित सामान्य कानून में कौन कौन सा अधिनियम नहीं आता है? यह है गेम चेंजर क्वेश्चन। अब मुझे बताएंगे, देखता हूं कौन है जो इसका सही जवाब दे पाए। ऐसा नेगेटिव सवाल जब पूछेगा तब आपके पास आंसर क्या है, देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। इसमें ऑल वाला ऑप्शन नहीं है। जवाब दीजिए मुझे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? कोई है जो पकड़ पाएगा? मुश्किल लगता है मेरे को। कोई है जो पकड़ पाएगा? कोई है? एक बच्ची ने जवाब दिया, एक लड़के ने जवाब दिया। देखिए अभी जवाब सही गलत क्या है वो मेरे को नहीं पता, आप लोग पहले कमेंट कर लो। युग का भी जवाब आ गया, पर युग का जवाब थोड़ा डिफरेंट आ रहा है ना? युग का जवाब थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। मंगल का आ गया, सुस्मिता का आ गया। ठीक है, अब मैं आंसर रिलीज कर देता हूं। ठेका श्रमिक विनिमय उत्सादन अधिनियम नहीं आता है। ठीक है, औद्योगिकीय स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम में आता क्या क्या है? कारखाना अधिनियम ये फॉलो करेंगे। पर्यावरण का संरक्षण, आपका जो भी प्रदूषण होगा उसको भी इनको फॉलो करना है। रासायनिक दुर्घटना की स्थिति में आपात योजना की तैयारी होनी चाहिए। भाई रासायनिक केमिकल लीक हो गया, मर गए तो क्या करेंगे लोग? और खतरनाक मशीनों के विनिमय का अधिनियम, सिखाना भी है मजदूर को, और ऐसा नहीं है कि आप उसको कैसे भी ला रहे हो। ठेका श्रमिक नहीं आएगा इसमें। ऐसे सवालों को जो बच्चा बना लेगा वो श्रम अधिनियम एग्जाम में प्यार से क्लियर कर लेगा बच्चों। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक बातें आप लोगों को समझ आ गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। महिला समानता सशक्तिकरण संबंधित कानून कौन कौन सा अधिनियम नहीं आता है? अच्छा, ये नहीं आता है, नहीं आता है। कौन कौन सा अधिनियम आता है? जवाब दीजिए। महिला समानता एवं सशक्तिकरण संबंधित कानून में कौन कौन सा नहीं आता है? आता नहीं, आता है, आता है नहीं, नहीं आता, आता है। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव क्वेश्चन है।
तो ये तो सवाल आपको तो ऐसी बना लेंगे आप लोग, सभी आता है ना भाई। मात्र हित लाभ अधिनियम आता है, समान पारिश्रमिक अधिनियम बता चुका हूं कि पेमेंट बराबर मिलना चाहिए, और सामाजिक सुरक्षा संबंधित कानून, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये जो जो आप अधिनियम देख रहे हो ना, उसको बढ़िया तरीके से देखो बच्चों, मैं समझा रहा हूं, है ना, और अब क्लियर करो क्वेश्चन को। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अत्यधिक खतरनाक श्रेणी के कारखानों के लिए जिलावार सूची निम्न अनुसार है। कहने का मतलब अत्यधिक खतरनाक कारखाने मतलब वो कारखाने जहां पे दुर्घटना रेशियो ज्यादा है, मौत का आंकड़ा ज्यादा है, जहां पे काम करना एक हायर रिस्क होता है। तो गवर्नमेंट ने, सीजी गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिस्ट जारी किया है। उस लिस्ट में जो टॉप कौन कौन सी कंपनियां हैं जो याद रखिए खतरनाक श्रेणी में आती है, कोई जानता है तो कमेंट करके जवाब दे। अगर आपने पढ़ा है, अगर आपकी ये नॉलेज में है तो बताइए। हाँ, ऑल देख के सब ऑल लगा रहे हैं, पर याद करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि ऑल लगा के भाग जाओगे तुम लोग, ठीक है। ऑल देख के सब ऑल लगा रहे हो तुम लोग ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ऑल देखो। मोहिनी इंडस्ट्रीज 9A इंडस्ट्रियल एरिया रावा भाटा रायपुर, ये सबसे टॉप में है ना, ये खतरनाक श्रेणी के सबसे टॉप में। इसी का जो ब्रांच है वो सेकंड टॉप में है। कहां पे है? सेकंड टॉप में है, ठीक है। यहां पे काम करने वालों में जो मौत के आंकड़े आते हैं, एक्सीडेंटल ज्यादा मामले आते हैं, इसलिए इसे खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। मतलब आपको सेफ्टी प्रिकॉशन, कारखाना अधिनियम ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। टॉप टू याद रखिए, एक मोहिनी है और एक है प्राकृतिक इंडस्ट्रीज प्लांट नंबर 9B रावा भाटा इंडस्ट्रियल एरिया रायपुर। ये दोनों रायपुर के प्लांट है, ये दोनों को याद रखना, बाकी और मत याद रखना, ठीक है। प्रदेश के विभिन्न उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की कठिनाइयों के निवारण और उनके कल्याण हेतु सुझाव देने के लिए श्रम आयुक्त संगठन के अंतर्गत नियमानुसार राज्य स्तरीय समितियां गठित की गई है। अब बताइए, अगर किसी मजदूर को प्रॉब्लम आ रहा है, उसको सुनने के लिए एक संगठन बनाया गया, उनमें से कौन कौन सी समितियां बनाई गई है, उन समितियों के नाम बताइए मुझे। और ये सीजी की बात हो रही है ना, कमेंट करके बताइए बच्चों, उन समितियों के नाम बताइए कमेंट करके, क्या हो सकता है। और बहुत अच्छा सवाल है ये, और आप लोग तो चालाक हो गए हो, हम ऑल देख के आंसर ऑल लगा दोगे। सवाल को कठिन करेंगे हम कल परसों में, आप परेशान मत होइए, पर अभी सीखिए, है ना। पर आपका काम क्या है, इन नोट्स को याद करना, इन नोट्स से बहुत सारे सवाल पूछेंगे। हाँ, ऑल इज द करेक्ट आंसर, ऑल इज वेल ऑलवेज वेल। छत्तीसगढ़ श्रम सलाहकार परिषद, है ना, संविदा श्रमिक राज्य सलाहकार मंडल, छत्तीसगढ़ न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति होनी चाहिए, समान पारिश्रमिक सलाहकार समिति, मतलब सारी समितियां बनाई गई हैं जहां से कोई भी लेबर, कोई भी मजदूर जाके अपने हितों के लिए बात कर सकता है। इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। ये समितियां याद करके चलिए, बच्चा डायरेक्ट सवाल बना सकता है ना, क्योंकि हमने जो सवाल तैयार किया है वो अभी आपका एक डेमो सवाल है कि एग्जाम में ऐसा पैटर्न पूछेगा। और ये 15-20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में आपके फंडे क्लियर हो गए होंगे कि 11-12 दिन के बाद एग्जाम है, हमको ऐसा सवाल आएगा तो ऐसा बनाना है। इसीलिए मैं लेके आया हूं, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट होता है, पर तैयारी के लिए परफेक्ट नोट रेडी